हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का प्रैक्टिस सेट 9 इस थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजे को खोलने की कुंजी है। और ये बात सही भी। आई थिंक जो शिक्षा है वो सभी चीज़ों का आधार है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इसलिए जो शिक्षा है तो किसी सुनहरे दरवाजे से कम नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 9। प्रैक्टिस सेट 9 क्या कह रहा है देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम है। विकल्प है विज्ञ और बी है सभिज्ञ, सी है अनभिज्ञ, डी है सुभिज्ञ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? पहले का प्रश्न 1 का जो अभिज्ञ है उस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो पहले का विकल्प सी जो है अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। ठीक है, और जो अन्य विकल्प है वो असंगत है। नेक्स्ट प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। दो प्रश्न क्या कर देख लेते हैं। कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध है, वो अशुद्ध युग्म पहचानना है। तो पहला विकल्प है आयात निर्यात, बी है दृश्य आदृश्य, सी है प्रत्यक्ष परोक्ष और डी है आमिष और सामिष। तो दो प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी है, जो ये जो है अशुद्ध है। ठीक है, ये जो युग्म है अशुद्ध है, आमिष और सामिष जो है ये अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि अपव्यय शब्द का विलोम है। अपव्यय शब्द का विलोम क्या है वो बताना है। प्रश्न 3 तो पहला विकल्प है पहला है अधिव्यय और बी है व्यय, सी है मितव्यय और डी जो विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प अपव्यय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रश्न 3 सी जो है मितव्यय जो है, मितव्यय जो है ये अपव्यय शब्द का सही विलोम होगा। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो संगत विलोम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4th प्रश्न क्या कह रही है देख लेते हैं। प्रश्न 4th कह रहा है कि आर्द्र शब्द का जो आर्द्र है इसका विलोम शब्द क्या है? नीचे विकल्पों में पहला नम है, बी शुष्क है, सी गीला है और डी लचीला है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? प्रश्न 4th में विकल्प बी जो है आर्द्र का क्या होता है? शुष्क होता है। ठीक है, आर्द्र का क्या होता है? शुष्क होता है। तो विकल्प बी जो है 4th का विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम गीला की बात करें तो गीला का विलोम क्या होता है? गीला का विलोम हो जाता है सूखा। ठीक है, गीला का विलोम क्या होता है? सूखा हो जाता है। और जो लचीला है इसका विलोम क्या हो जाता है? अगर हम लचीला का विलोम समझें तो क्या हो जाएगा? लचीला का हो जाएगा कठोर। ठीक है, क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है लचीला का। ठीक है, गीला का सूखा, कठोर का लचीला और शुष्क का आर्द्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 5th की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5th क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 5th कह रहा है कि आमिष का विलोम शब्द होगा। जो आमिष है उसका विलोम शब्द क्या होगा वो बताना है। तो विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है शानिश, बी है निरामिष, सी है मांसाहारी, डी है शाकाहारी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? आमिष का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा? 5th का आपका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। आमिष का निरामिष जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम शाकाहारी की बात करें तो इसका विलोम होता है मांसाहारी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है वो पढ़ लेते हैं। 6 कह रहा है कि अंतरंग का सही विलोम है। जो अंतरंग है उसका सही विलोम क्या होगा? विकल्प बहुरंग, बी बहिरंग, सी सबरंग, डी कुरंग। तो 6 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी बहिरंग जो है अंतरंग का विलोम होगा। अगले प्रश्न 7th की तरफ बढ़ते हैं। 7th प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 7th कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में अनुज का विवरार्थक जो शब्द है क्या होगा? अनुज का विवरार्थक शब्द जो है वो क्या होगा? तो इसको देखते हैं। अनुज का जो विवरार्थक शब्द है वो क्या है? अनुज का जो विवरार्थक शब्द है 7th में उसके विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है अग्रज और बी है तनुज और सी है ये सभी और डी है मनुज। तो अनुज जो है इसका विवरार्थक क्या होगा गाइस? 7th का विकल्प जो ए है ये हो जाएगा अग्रज जो है ये इसका अनुज का विवरार्थक शब्द होगा। ठीक है, अनुज का अगर हम आशय समझें तो इसका आशय समझते हैं गाइस क्या होता है? अनुज का जो आशय होता है ये होता है छोटा भाई। अगर आपका कोई छोटा भाई है उसे आप अनुज कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपसे वो छोटा है तो हिंदी व्याकरण के अनुसार उसे छोटा भाई उसे अनुज कह सकते हैं। ठीक है, अपने छोटे भाई को क्या कहेंगे? अनुज, क्योंकि वो आपसे छोटा है। और जो आपका बड़ा भाई होता है वो होता है अग्रज। ठीक है, जो बड़ा भाई के लिए अग्रज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा भाई के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रही है ये देख लेते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है कि दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विवरार्थक शब्द जो है वो छांटना है। जो काले अक्षर वाले जो शब्द हैं
उनमें जो विपरीतार्थक शब्द है वो छांटना है। तो पहला जो काला अक्षर है वो क्या है, अनुकूल है, ठीक है। तो अनुकूल का हमें विपरीतार्थक शब्द जो है वो छांटना है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, पहले हम इसके विकल्पों को देखते हैं, प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत और तटस्थ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, अनुकूल का हो जाता है प्रतिकूल। प्रश्न 8 का विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 9 कह रहा है कि अध्यम का विरोधार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अध्यम का जो विरोधार्थी शब्द है जो नीचे विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन है। तो विकल्प को देखते हैं, पहला नेक है, फिर उत्तम है, फिर बुरा है, फिर नारकी है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसमें, जो 9th का है सही विकल्प क्या हो जाएगा, 9th में आपका विकल्प हो जाएगा विकल्प बी जो है वो अध्यम का विरुद्धार्थी शब्द है, ठीक है। उत्तम जो है वो अध्यम का विपरीतार्थक या विरुद्धार्थी शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10th की तरफ बढ़ते हैं। 10th प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 10th प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों का उचित जोड़ी नहीं है। तो जो उचित जोड़ी नहीं है विपरीत शब्दों की वो छांटना है। तो विकल्प देखते हैं 10th का। पहला विकल्प है अपाच्य कुपाच्य, बी है शुक्ल कृष्ण और सी है बर्बर सभ्य और डी है अज्ञ और विज्ञ। तो 10th का सही विकल्प क्या हो जाएगा, अपाच्य और कुपाच्य विकल्प ए जो है वह उचित जोड़ी नहीं है, ठीक है, वह उचित जोड़ी नहीं है, ठीक है, उचित जोड़ी ही इसमें छांटना था। तो 10th का प्रश्न संख्या 10th का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं 11th की तरफ। प्रश्न 11th क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 11th कह रहा है कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। 11th कह रहा है कि चंद्रहास जो है उस शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा वो बताना है। तो पहला विकल्प क्या है, पहला है चांदनी और बी है पक्षी, सी है मनमथ और डी है करवाल। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, चंद्रहास शब्द का जो पर्यायवाची होगा क्या हो जाएगा, विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। करवाल जो है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, ठीक, करवाल जो है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। 11th का डी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 11th में चांदनी की बात करें, जो चांदनी का है और चांदनी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है ज्योत्सना, ठीक है, क्या होता है, ज्योत्सना चांदनी का होता है। और दूसरा कौमुदी भी चांदनी को बोलते हैं, कौमुदी, ठीक है। और जुन्हाई या जुन्हाई भी चांदनी को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, चंद्रिका जो भी है, चंद्रिका एक शब्द है, इसको भी चांदनी बोलते हैं, ठीक है, चांदनी को ही चंद्रिका बोलते हैं, चंद्रिका। और लास्ट जो है अंजोरिया भी बोलते हैं, अंजोरिया। सभी को नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई सा भी पूछे तो छूटे ना प्रश्न, ठीक है। अगर हम कह रहा है कि पक्षी की बात करें, तो अगर हम पक्षी की बात करें, विकल्प जो बी में दिया है, पक्षी की अगर हम बात करें तो पक्षी का जो पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से हैं, विहंग को भी पक्षी बोलते हैं, विहंग, और फिर विहग, विहंग के बाद विहग, फिर है पखेरू, पखेरू भी पक्षी को बोलते हैं, और फिर है शंकुत, शंकुत भी पक्षी को बोलते हैं, और पतंग भी बोलते हैं पक्षी को, ठीक है, किसको, पतंग, पतंग भी पक्षी को बोलते हैं। विहंग है और विहग है, पखेरू है और शकुंता है और पतंग है, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगर हम मनमय या मनमथ की बात करें, अगर हम मनमथ की बात करें, मनमय की बात करें, तो ये जो होता है कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। अगर इसके अन्य से देखें, जो अन्य पर्यायवाची हैं इसी के, विकल्प सी के, तो अनंग है, अनंग है, नोट करते जाइए साथ में, और फिर है कंदर्प, और फिर है मदन, और फिर है अदेह, अदेह, और फिर है मार, ठीक है। ये सब मनमय या मनमथ के जो है पर्यायवाची है। अगले प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रही है वो देख लेते हैं। प्रश्न 12 कह रहा है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है, जंगल जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या है ये बताना है। तो पहला विकल्प है प्रमोद, बी है विश्रांति, सी है कांतर और डी है दिव्य। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 12 का, जो जंगल शब्द का जो पर्यायवाची है क्या हो जाएगा, विकल्प जो सी है कांतार जो है ये जंगल शब्द का पर्यायवाची है। अगर हम इसके अन्य जो हैं जंगल के अगर हम अन्य पर्यायवाची देखें तो कौन कौन से, कानन हो गया, कानन जंगल को बोलते हैं, विपिन हो गया, विपिन किसी का नाम भी होता है, तो ये आप समझ जाइए जंगल से आशय है जंगल का पर्यायवाची। अटवी भी बोलते हैं, अटवी
वन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम विकल्प ए प्रमोद की बात करें, प्रमोद शब्द की बात करें तो इसके अन्य पर्यायवाची कौन होंगे? मोद होता है, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, और लास्ट जो है आपका आह्लाद, ठीक है। ये सभी प्रमोद के पर्यायवाची हैं, ठीक है। प्रमोद जो शब्द है उसके पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची, जो तरंग है उस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है। पहला विकल्प है पुष्कर, बी विकल्प है कूल, और सी है जलधि, और डी है उर्मी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? तरंग का डी जो है विकल्प आपका, उर्मी जो है वो सही हो जाएगा। तरंग का सही विकल्प 13 का डी जो है, उर्मी जो है ये तरंग का पर्यायवाची है, ठीक है। अगर हम अन्य नाम देखें तरंग के, जो अन्य पर्यायवाची वो हिलोर है, तरंग के ही अन्य नाम है। और दूसरा है वीच है, फिर लहर है आपका, और फिर है अगर हम पुष्कर की बात करें, पहला जो विकल्प दिया है पुष्कर के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं, जो दूसरे पर्यायवाची होते हैं, सर भी बोलते हैं पुष्कर को, और सरोवर भी बोलते हैं, पुष्कर को ही बोलते हैं सरोवर। तड़ाग भी बोलते हैं, तड़ाग, और तालाब भी बोलते हैं, और पोखर भी बोलते हैं, है ना, सुना होगा पोखर। ये सभी पुष्कर के पर्यायवाची हैं। और पद्माकर भी बोलते हैं, पद्माकर भी बोलते हैं, किसको? पुष्कर को ही, ठीक है। और अगर हम कूल की, जो कूल दिया है यहाँ पे विकल्प बी दिया है इसी 13 में, अगर हम कूल की बात करें तो कूल के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं तो ये है, कूल का मतलब होता है किनारा, पहला इसका पर्यायवाची किनारा, और फिर है तट, साहिल, किसी का नाम भी होता है साहिल, तो ये सभी कूल के पर्यायवाची हैं। और कगार, कगार और तीर, ठीक है, ये सभी कूल के किसके पर्यायवाची हैं? कूल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे दिया है जलधि, विकल्प सी जो दिया है, जो जलधि है, तो जलधि किसका पर्यायवाची होता है? जलधि होता है समुद्र का पर्यायवाची, किसका? समुद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगर इसके अन्य पर्यायवाची देखें समुद्र के, तो सागर भी बोलते हैं समुद्र को, और सागर के बाद पयोधि भी बोलते हैं समुद्र को, पयोधि। फिर है पारावार भी बोलते हैं समुद्र को, और फिर जलधाम भी बोलते हैं, जलधाम भी बोलते हैं समुद्र को, ठीक है, जलधाम भी बोलते हैं समुद्र को। नेक्स्ट प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 14 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न 14 कह रहा है कि तरक्की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तरक्की का जो है पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है? तरक्की का जो शब्द पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। प्रश्न 14 जो है इनमें जो तरक्की का जो पर्यायवाची नहीं है तरक्की का वो बताना है प्रश्न 14 में। तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है इसका विकल्प विकास है, तरक्की का ही पर्यायवाची है कि नहीं ये बताना है। बी है वृद्धि, सी है अपकर्ष, डी है उन्नति। तो 14 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी जो है अपकर्ष जो है तरक्की का पर्यायवाची जो है नहीं है, ठीक है। जो अपकर्ष होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है अवनति का। ये किसका होता है? अवनति का पर्यायवाची होता है। कौन? अपकर्ष, ठीक है। अगर हम अवनति की बात करें, जो अवनति की अन्य जो पर्यायवाची वो देखें तो होता है क्षय, अवनति के ही पर्यायवाची हैं गिरावट या हास, हास भी होता है और गिरावट भी होता है, गिरावट, और पतन भी होता है, पतन, और झुकाव भी होता है, झुकाव, ठीक है। ये सभी किसके हैं? अवनति के जो हैं या अपकर्ष के पर्यायवाची हैं, ठीक है। शेष जितने भी विकल्प हैं, अगर हम शेष जितने विकल्प हैं 14 में तरक्की के लिए, वो सभी जो हैं तरक्की के ही पर्यायवाची हैं। अपकर्ष को छोड़ के 1, 2 और ये 3 जो हैं ये सब तरक्की के पर्यायवाची हैं, ठीक है। प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रश्न 15 कह रहा है कि दूध का पर्यायवाची नहीं है। दूध जो है उसका पर्यायवाची कौन नहीं ये बताना है। पहला है विकल्प स्तनय, बी है खीर, और सी है पेय, डी है नवनीत। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 15 का? विकल्प डी जो हो जाएगा। नवनीत जो है दूध का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विकल्प आपका खीर जो हो गया, स्तनय जो हो गया, पेय हो गया, ये सभी जो हैं दूध के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 16 कह रहा है कि इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय नहीं है। देवता का जो है पर्याय नहीं, वो कौन है? विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है
अलंकेश, विकल्प बी विबुध, सी अनीक, डी ज्योतिषिक। सही विकल्प क्या हो जाएगा 16 का विकल्प जो बी है, विबुध जो है वे देवता का जो है पर्याय है। ठीक है, इनमें से एक शब्द जो है देवता का पर्याय नहीं जो है वो बताना है 16 का। तो विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची ये पर्याय है। ठीक है, अगर देवता के अगर अन्य नाम देखें, अगर अन्य पर्यायवाची अन्य नाम देखें तो पहला जो है इसका जो होता है अमर होता है। देव भी देवता को बोलते हैं, अमर भी देवता को बोलते हैं, निर्जर भी जो है देवता को ही बोलते हैं, और त्रिदश भी देवता को बोलते हैं, त्रिदश। और आदित्य, ठीक है, और कौन है, आदित्य भी देवता को बोलते हैं, आदित्य। और शुर, शुर और गिरवाड़, ठीक है, ये सभी देवता के जो हैं पर्यायवाची हैं। प्रश्न 16 में 16 में जो देवता के पर्यायवाची सभी हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 16 में अलंकेश की बात करें, जो अलंकेश दिया है विकल्प ए, तो जो अलंकेश होता है ये कुबेर का पर्यायवाची होता है। किसका, कुबेर का जो है पर्यायवाची होता है। और कुबेर के अगर हम अन्य देखें, जिसको इसके अन्य पर्यायवाची देखें तो धानधीय कुबेर के ही है, ये अलंकेश की क्या है, धानधीय, धानधीय। और फिर है यक्षराज, यक्षराज। और फिर है धनद, धनद। ये सभी अलंकेश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगले प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या करिए वो देख लेते हैं। प्रश्न 17 कह रहा है कि दृष्टि के पर्यायवाची हैं। जो दृष्टि है उसके पर्याय क्या हैं, जो दृष्टि है उसके पर्यायवाची क्या है। प्रश्न 17 तो विकल्प देखते, पहला नज़र निगाह, बी है अवलोकन टकटकी, सी है अभिप्राय ध्यान, और डी है अनुमानो नियत। तो सही विकल्प 17 का क्या हो जाएगा, विकल्प ए जो है नज़र, और जो है नज़र और निगाह जो है ये दृष्टि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नगर और निगाह जो है ये सभी दृष्टि के पर्यायवाची हैं। अगर हम दृष्टि के अन्य विकल्प देखें या अन्य जो हैं पर्यायवाची देखें जिसको दृष्टि जाना जाता है, तो पहला है अच्छी, फिर है चक्षु, फिर है लोचन नयन। ये सभी जो हैं दृष्टि के आँख के पर्यायवाची होता है। नेत्र भी बोलते हैं इसको, अभंग भी बोलते हैं। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, दृष्टि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और दृगौदेय भी बोलते हैं, और दृगौदेय भी बोलते हैं दृष्टि को ही। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रही है वो देखते हैं। प्रश्न 18 कह रहा है कि धूसर किसका पर्याय है। जो धूसर है वो किसका पर्याय है, विकल्प ए अश्व, बी मेघ, सी गिरधव, और डी अजा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 18 का, जो धूसर है किसका है, जो धूसर है गर्दभ का जो है पर्यायवाची है या पर्याय है। तो सी विकल्प जो है 18 का सही हो जाएगा। विकल्प जो सी है वो 18 का सही हो जाएगा। ठीक है, धूसर जो है किसका पर्यायवाची है, गर्दभ का जो है पर्यायवाची है। ठीक है, अगर हम इसके दूसरे जो पर्यायवाची हैं अन्य पर्यायवाची वो देखें तो खर भी बोलते हैं, इसी धूसर को खर भी बोलते हैं, और गदहा भी बोलते हैं, गदहा भी बोलते हैं, गधा भी बोलते हैं, राशभ भी बोलते हैं धूसर को। ठीक है, ठीक है। अगर हम अश्व की बात करें, जो यहाँ पे 18 में ही दिया है विकल्प ए में अश्व की, तो अश्व किसको बोलते हैं, घोड़ा को बोलते हैं, ये घोड़ा का पर्यायवाची हैं। तुरंग भी बोलते हैं अश्व को। ठीक है, और तुरग भी बोलते हैं, तुरंग और तुरग दोनों ही अश्व को बोलते हैं। घोटक भी बोलते हैं अश्व को, घोटक, और वाज भी बोलते हैं अश्व को। ठीक है, राइट डाउन करते साथ में जाइए। अगर हम मेघ की बात करें, जो मेघ के पर्यायवाची प्रश्न 18 में ही जो विकल्प बी दिया है, मेघ का मतलब ही होता है बादल, इसके पर्यायवाची है। जलद भी मेघ को बोलते हैं, घन भी मेघ को बोलते हैं, और जलधर भी बोलते हैं। ठीक है, जलधर भी बोलते हैं, और लास्ट है वारिद भी बोलते हैं मेघ को। ठीक है, किसको, मेघ के ही ये पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो 19 प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। प्रश्न 19 कह रहा है कि नाहर जो है के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। जो नाहर है उसके लिए जो समुचित पर्यायवाची शब्द है वो बताना है। तो पहला विकल्प है नदी, विकल्प बी है व्याघ्र, सी है सरिता, डी है शेर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जो नाहर है उसके लिए समुचित जो पर्यायवाची शब्द है वो बताना है। इसमें 19 जो है प्रश्न संख्या में नाहर के लिए जो समुचित पर्यायवाची वो बताना है। तो विकल्प है नदी, व्याघ्र, सरिता और शेर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो डी है शेर जो है वो नाहर के लिए, मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, शेर का मतलब
जो समुचित जो पर्यायवाची है वो शेर जो है नाहर के लिए 19% में सही विकल्प है, विकल्प डी। ठीक है, जो विकल्प डी है वो सही है। अगर हम शेर के जो अन्य पर्यायवाची देखें या जो इसके दूसरे नाम हैं, शेर के सिंह भी बोलते हैं, शेर को ही बोलते हैं सिंह, और केशरी भी बोलते हैं, केशरी, और वनराज, वनराज भी बोलते हैं, शार्दुल भी बोलते हैं शेर को ही, शार्दुल। ठीक है, पंचानन भी बोलते हैं, पंचानन भी बोलते हैं शेर को ही, और मृगराज भी बोलते हैं, मृगराज भी बोलते हैं शेर को। ठीक है, और केशी भी बोलते हैं शेर को, केशी भी शेर को बोलते हैं। प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 20 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? नदी जो शब्द है उसका समानार्थी कौन नहीं, वो बताना है। तो पहला विकल्प क्या है 20 प्रश्न में? पहला है वाय, और बी है निर्झरी, और सी है सरिता, डी है तटनी। तो 20 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है निर्झरी जो है ये नदी का समानार्थी नहीं है। ठीक है, नदी का जो है समानार्थी नहीं है। कौन? निर्झरी। ठीक है, बाकी जितनी भी हैं ये सभी जो है तटनी है, सरिता है, वार, ये सभी जो है नदी के समानार्थी हैं, लेकिन जो निर्झरी है ये समानार्थी नहीं है नदी का। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रही वो देख लेते हैं। 21 कह रहा है कि सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो बताना है। तो पहला विकल्प है सुहद, बी है शुश्रूषा, और सी है स्पर्धा, डी है शसीम। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जिसकी वर्तनी जो सही है वो क्या हो जाएगा? 21 का विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। शुश्रूषा जो है ये सही वर्तनी वाला शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 22 प्रश्न कह रहा है कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्दों को अशुद्ध करें। जो रेखांकित शब्द है उनको अशुद्ध करना है। उच्च श्रृंखलता जो है ये जो है रेखांकित शब्द को शुद्ध कैसे करा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा उच्च श्रृंखलता, ये बताना है। सिर्फ जो नीचे दिया हुआ है विकल्प उनको देखते हैं 22 में। तो जो उच्च श्रृंखलता थी ये कैसे सही लिखा जाएगा, शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो विकल्प पहले देखते हैं। पहला विकल्प क्या है? उच्च श्रृंखलता, बी है उच्च श्रृंखलता, सी है उच्च श्रृंखलता, और जो डी है उच्च श्रृंखलता। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 22 का विकल्प जो सी है, ये जो रेखांकित शब्द था उच्च श्रृंखलता, इस तरह से जो शुद्ध रूप होगा इसका ये होगा उच्च श्रृंखलता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 23 की तरफ। प्रश्न 23 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 23 कह रहा है कि निम्नलिखित सब वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो पहला विकल्प क्या है? विकल्प ए है हमारा निरपराधी को दंड देना उचित है। विकल्प बी है न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया। सी है न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया। डी है न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया। ठीक है, तो सही विकल्प 23 का क्या हो जाएगा? विकल्प जो बी है ये विकल्प सही हो जाएगा। न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया जो है ये वाक्य जो है ये शुद्ध है। तो अगले प्रश्न 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 जो है प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 24 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जो वाक्य नीचे दिए गए विकल्पों में उनमें जो शुद्ध वाक्य है वो पहचानना है। पहला विकल्प क्या है इसमें? ए जो विकल्प है उसने वहाँ पहुंचकर शोर मचाया, और विकल्प बी है उसका घर मेरे को मालूम नहीं है, और जो सी है विकल्प मैंने यह कब बोला, और जो डी है मेरे से मत उलझो घर जाओ। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा 24 में? तो 24 का जो विकल्प जो है ए जो है, विकल्प जो ए है 24 का वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया जो है ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, कैसा वाक्य है ये? शुद्ध है। बाकी शेष जो विकल्प है बी सी डी ये सभी अशुद्ध वाक्य हैं। ठीक है, अशुद्ध वाक्य। अगर हम आगे नेक्स्ट 25 की बात करें, प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 25 कह रहा है कि प्रश्न 25 कह रहा है कि देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 25 प्रश्न कह रहा है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारे। जो वाक्य दिया हुआ है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, इस वाक्य में जो त्रुटियां हैं वो बताना है। तो 25 के विकल्प हैं उन्हें देखते हैं। 25 का पहला जो विकल्प है क्या कह रहा है? यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। बी विकल्प जो है
यद्यपि का बीमार था फिर भी वह मेला गया। सी है यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। तो डी विकल्प यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। तो सही विकल्प क्या है, जो त्रुटियां हैं वो सुधारना है। तो पहला जो वाक्य था यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, इसमें त्रुटियां सुधारने के लिए कहा गया था। तो 25 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प जो सी है ये हो जाएगा 25 का सही विकल्प, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। ठीक है, विकल्प सी 25 का सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 की तरफ। 26 प्रश्न क्या कह रहा है? 26 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। विभक्ति संबंधी जिस वाक्य में, जिस विकल्प में जो वाक्य दिए इन विकल्पों में जिसमें विभक्ति संबंधी जो त्रुटि है वो जो वाक्य वो पहचानना है। तो पहला विकल्प क्या है वो देखते हैं। पहला विकल्प है 26 में रामा घर को जाती है। विकल्प बी है राधा बाजार को जाती है। सी राधिका पुस्तक पढ़ रही है। डी राम घर जाता है। तो विभक्ति संबंधी जो है जिसमें त्रुटि है वो बताना है, वो वाक्य पहचानना है। तो 26 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए रामा घर को जाती है। यहाँ पे जो विभक्ति संबंधी त्रुटि है, ठीक है, इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा? अगर हम इसका शुद्ध रूप देखें तो हो जाएगा रामा की जगह रमा होगा। रमा घर जाती है, घर जाती है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड जो कामा है उसमें क्लोज होगा, ये तब ये सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 27% की तरफ। 27% क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 27% कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। जो विकल्प नीचे दिए गए हैं उन विकल्पों में शुद्ध वाक्य पहचानना है। पहला विकल्प क्या है 27 में? मजदूरों को अनेक काम है। बी है मजदूरों को अनेकों काम है। सी जो है मजदूरों को अनेकों काम हैं। फिर डी है मजदूरों के अनेक काम है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जो शुद्ध वाक्य की दृष्टि से जो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 27 का विकल्प जो डी है मजदूरों के अनेक काम है, ये सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 28 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध जो वाक्य वो पहचानना है। तो पहला जो विकल्प है, जो विकल्प में वाक्य दिए हैं पढ़ते हैं पहले। पहला विकल्प है श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये फर्स्ट विकल्प है। बी है यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। सी है रविवार को हम चर्च को जाते हैं। और जो डी है दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो सही विकल्प 28 का क्या हो जाएगा? जो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? 28 का विकल्प जो ए है ये सही विकल्प हो जाएगा शुद्ध वाक्य की दृष्टि से। जो शुद्ध वाक्य है पहला ही विकल्प 28 का, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये वाक्य शुद्ध वाक्य है। अगले प्रश्न 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 29 प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 29 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। पहला विकल्प है मैं आपको प्रणाम किया, मैंने आपसे प्रणाम किया। बी सी है मैंने आपको प्रणाम किया। और डी है मैं आपको प्रणाम किया था। ठीक है, तो सही विकल्प 29 कौन हो जाएगा? सही जो सही वाक्य है 29 का कौन हो जाएगा? 29 का जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। विकल्प सी 29 का मैंने आपको प्रणाम किया था, ये जो है सही वाक्य है। ठीक है, अगले प्रश्न 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 प्रश्न संख्या पे बढ़ते हैं। 30 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 30 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। पहला विकल्प है राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है। बी आप अवश्य सुने होंगे। सी मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। विकल्प डी। तो 30 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? जो डी है वो शुद्ध वाक्य की दृष्टि से सही है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ठीक है, विकल्प डी 30 का जो विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 31 की तरफ बढ़ते। 31 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 31 प्रश्न कह रहा है कि अनिश्चित जीविका, 31 कह रहा है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। विकल्पों को देखते हैं। पहला जो विकल्प है 31 का आंशिक सेवा। बी है अस्थायी सेवा। सी है अर्ध रोजगार। डी है आकाश वृत्ति। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 31 का विकल्प जो डी है ये जो है अनिश्चित जीविका के लिए जो है सही शब्द है। ठीक है, विकल्प डी जो है आकाश वृत्ति जो है अनिश्चित जीविका के लिए सही जो है विकल्प होगा। ठीक है, अगले प्रश्न 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 32 प्रश्न कह रहा है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो अंगुली होती है उसको क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के जो बीच अंगुली होगी उसे क्या कहेंगे? तो पहला विकल्प देखते हैं अनामी। बी है अनामिका। और सी है अनामिका। और डी है अनामिका। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 32 का जो विकल्प डी है
ये कनिष्ठिका और मध्यमा के जो बीच उंगली होती है, विकल्प डी अनामिका सही विकल्प हो जाएगा 32 का डी। ठीक है, अनामिका बोलेंगे, जो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो उंगली होती है उसे अनामिका बोलते हैं। अगले प्रश्न 33 की तरफ बढ़ते हैं, 33 प्रश्न संख्या की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 33 प्रश्न? कह रहा है जिसकी कोई कीमत ना हो, ये वाक्य दिया, ये वाक्यांश दिया, इसके लिए जो शब्द है वो क्या होगा? जिसकी कोई कीमत ना हो। विकल्पों को देखते हैं, पहला विकल्प कीमती है, बी अमूल्य है, सी बहुमूल्य है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प 33 का क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसके लिए अमूल्य जो वाक्यांश था, जिसकी कोई कीमत ना हो, उसके लिए अमूल्य जो है वो एक सही शब्द है। अगले प्रश्न 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई भी आशा ना हो, वाक्यांश के लिए जो सही या उपयुक्त शब्द है वो क्या है? पहला है प्रत्याशित, बी है अप्रत्याशित, सी है अप्रत्याशित और डी है अप्रत्याशित। तो चारों विकल्प आपको सेम लग रहे होंगे बोलने पे, बट इसमें जो सही विकल्प वो पहचानना है। तो 34 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? 34 का जो विकल्प डी है आपका 34 का, वो सही हो जाएगा। विकल्प डी जो है अप्रत्याशित जो है, ये जिसकी पूर्व से आशा ना की गई हो, जिसकी पूर्व से आशा ना हो, ये अप्रत्याशित कहलाता है। इस वाक्यांश के लिए अप्रत्याशित जो शब्द है वो उपयुक्त शब्द है। अगले प्रश्न 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 35 प्रश्न कह रहा है निष्फल ना होने वाला। ठीक है, निष्फल ना होने वाला जो क्या कहलाता है? विकल्प पहला है निश्चित, बी है सही सटीक, सी डी अमोघ। तो 35 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी जो है निष्फल ना होने वाले के लिए सही है। या अमोघ किसको बोलते हैं? जो निष्फल नहीं होता है उसके लिए अमोध जो शब्द है वो सही होगा। अगले प्रश्न 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 प्रश्न क्या कह रहा है? 36 कह रहा है कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके 36 में, उसके लिए जो ये वाक्यांश दिया है, जिसे जीता ना जा सके, सही शब्द क्या होगा? पहला विकल्प है अजेय, बी है अगेय, सी है अपराजेय, डी है दुर्जेय। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 36 का विकल्प जो ए है हमारा अजेय जो है, अजेय को जिसे जीता ना जा सके जो ये वाक्यांश है, सही विकल्प होगा 36 का ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 37 प्रश्न कह रहा है कि महल के भीतरी भाग, जो महल होता है उसका जो भीतरी भाग होता है, किस शब्द में जानते हैं? महल के लिए जो भीतरी भाग है, जो महल में जो भी भीतरी भाग होता है उसके लिए एक शब्द होता है, क्या वो कौन सा शब्द है? विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है गर्भगृह और बी है भीतरीय तल, सी है अंतःपुर और डी है रनिवास। ठीक है, महल के भीतरी भाग को इन चारों विकल्प में से क्या बोलेंगे? 37 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? अंतःपुर जो होता है महल के भीतरी भाग के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, जो शब्द है अंतःपुर, विकल्प सी 37 का, तो ये महल के जो भीतरी भाग है उसके लिए प्रयुक्त होता है। अगले प्रश्न 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पहला विकल्प है अभावग्रस्त, बी है अंकिंचन, सी है दीनहीन और डी है महादीन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो, प्रश्न 38, तो विकल्प बी जो है अंकिंचन जो है, विकल्प बी वो सही हो जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो। इसके लिए उपयुक्त जो शब्द है वो हो जाएगा अंकिंचन। ठीक है, अगले प्रश्न 39 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रही है वो देख लेते हैं। 39 कह रहा है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो व्यक्ति गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करता है वह व्यक्ति या छात्र के लिए जो सही शब्द होगा क्या होगा? तो पहला है गुरुकुलवासी, बी है छात्रावासी, सी है अंतेवासी, डी है आश्रमवासी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 39 का जो विकल्प सी है अंतेवासी जो है, गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा छात्र ग्रहण करता है उसके लिए जो सही शब्द है अंतेवासी है। विकल्प सी 39 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 40 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या करिए वो देख लेते हैं। 40 कह रहा है, प्रश्न 40 कह रहा है कि जो आशा से परे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा? पहला विकल्प है नाउमीदी, बी है असातीत और सी है अग्रसूची, डी है अप्रत्याशित। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 40 का विकल्प जो डी है अप्रत्याशित है, जो आशा से परे होता है, इस वाक्यांश के लिए अप्रत्याशित जो शब्द है वो सही होगा। अगले प्रश्न 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। 41 प्रश्न कह रहा है कि मच्छिका जो है इसके लिए जो तत्सम शब्द है वो पहचानना है। 41 में जो मच्छिका है, ये मच्छिका के लिए जो तत्सम शब्द है वो क्या है? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प देखते हैं। पहले मछली है, बी मक्खी है, सी मच्छर है और डी मिट्टी है। तो मच्छिका के लिए जो तत्सम शब्द है क्या हो जाएगा? विकल्प 41 का बी जो है, मच्छिका के लिए जो मक्खी है यही तत्सम होगा। सही विकल्प 41 का बी हो जाएगा। ठीक है, जितने अन्य जो है इसमें मछली है, मच्छर है, मिट्टी, ये सभी जो है अन्य जो है तत्भव है। ठीक है, अगले प्रश्न 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। 42 प्रश्न कह रहा है कि जो तिलक है 42 में किस प्रकार का शब्द है? जो तिलक है वो किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है या देशज है या संकर है? तो सही शब्द या जो सही तिलक के लिए शब्द होगा क्या होगा? 42 में जो सही शब्द होगा ए जो है तिलक के लिए, ये तत्सम जो है ये सही शब्द होगा। ठीक है, तिलक के लिए तत्सम जो है ये सही होगा। किसका होता है? ये टीका का होता है। ठीक है,
टीका का होता है, ठीक है। तिलक जो होता है टीका का होता है, ठीक है। टीका का जो होता है तद्भव होता है, ठीक है। जो तिलक है ये टीका का तद्भव होता है। अगले प्रश्न 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 43 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का जो तत्सम है वो बताना है, वो पहचानना है। विकल्पों में से पहला विकल्प है इसमें कटन, और बी है कटित, सी है कर्तन और डी है कट्टित। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 43 का विकल्प जो सी है। कर्तन जो है ये काटना के लिए तत्सम है, ठीक है। तो 43 का सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 44 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 क्या कह रही है ये देखते हैं। 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। जितने भी विकल्प दिए उनमें से जो तत्सम शब्द है वो छांटना है। पहला विकल्प है आज, बी है आग, सी है अग्र और डी है आग। तो सही विकल्प 44 का 44 प्रश्न संख्या का सी जो विकल्प है अग्र जो है ये सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 45 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला है तीखा, विकल्प ए, बी है अटारी, सी है निकृष्ट और डी है गहरा। तो सही विकल्प 45 का क्या हो जाएगा विकल्प जो सी है। निकृष्ट जो है ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है। 45 का जो विकल्प सी है निकृष्ट ये एक तत्सम शब्द है। और तत्सम किसका है, जो जितने भी विकल्प हैं जैसे तीखा है आपका, अटारी है, ये गहरा, जितने भी अन्य विकल्प हैं ये सभी जो हैं तद्भव हैं, लेकिन जो निकृष्ट है ये है तत्सम शब्द है। तो सही विकल्प 45 का सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 विकल्प क्या कह रहा है प्रश्न वो देख लेते हैं। 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। इन चारों विकल्पों में जो शब्द तत्सम है वो छांटना है, बताना है। विकल्प है सांप, बी शाम, सी बीड़ा और डी जो है विस्मय। तो सही विकल्प 46 का क्या हो जाएगा विकल्प जो डी है। विस्मय जो है एक तत्सम शब्द है, ठीक है। और तत्सम जो डी विकल्प है वो विस्मय जो है तत्सम शब्द है। अगले जो बाकी दिए हैं सांप है आपका, बीड़ा है आपका, जो शाम है, सभी जो हैं आपके तद्भव हैं, लेकिन जो विस्मय है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। 46 का विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। अन्य बढ़ते हैं, अगले विकल्प पे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 47 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें भी कह रहा है कि इन विकल्पों में जो तत्सम शब्द है वो बताना है। पहला है मुमूच और बी है वरिष्ठ और सी है अंगूठा, डी है ऊष्मा। तो जो तत्सम शब्द है वो छांटना है 47 में। तो विकल्प ए जो है मुमूच जो है ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं आपके वरिष्ठ है, अंगूठा है, ऊष्मा है, ये सभी तद्भव हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48 की तरफ। 48 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 48 कह रहा है कि सुई का तत्सम रूप क्या होगा वो बताना है। तो पहला है सूजी, बी है सुई और सी है सूची और डी है सूचक। तो सुई का जो तत्सम रूप होगा क्या होगा 48 का 48 प्रश्न संख्या का सी जो विकल्प है। सुई के लिए जो सूची है ये सुई जो है सूची का तत्सम रूप है, ठीक है। 49 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 49 प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रश्न 49 कह रहा है कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो नीचे विकल्प है इनमें से तत्सम जो शब्द है उनका चयन करना है 49 में। तो विकल्प है कान, दिन, बाहर और जमुना। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो छांटना है। तो 49 का विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। दिन जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। दिन जो है तत्सम शब्द। जो अन्य विकल्प कान, बाहर, जमुना ये सभी जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। अगले प्रश्न 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। 50 प्रश्न कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो पहला हत्ता है, फिर हाथ है ए, बी है रत्ता रात और सी है पत्ता पत्र और डी है नच्चा नांच। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 50 का विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा। पत्ता और पत्र जो है तत्भव से तत्सम जो सही युग्म है ये सही है, ठीक है। जो सही शब्द युग्म है तद्भव से जो तत्सम बना हुआ है शब्द युग्म वो सी विकल्प है। 50 का जो विकल्प जो सी है पत्ता से पत्र होता है बना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहने के मतलब जो पत्ता है वो तद्भव है और जो पत्र है वो तत्सम है, ठीक है। अगले प्रश्न 51 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 क्या कह रही है वो देखते हैं। 51 कह रहा है कि आलस जो है शब्द का विशेषण क्या होगा। जो आलस है उस शब्द का विशेषण होगा क्या। पहला विकल्प है 51 में आलसी, बी है आलस, सी है आलस और डी है आलसी। तो आलस शब्द का जो विशेषण है वो क्या होगा। तो 51 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। आलसी जो है ये आलस जो शब्द है इसका विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न 52 पे पहुँचते हैं। 52 क्या कह रहा है। 52 कह रहा है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण। चर्चा जो शब्द है इस शब्द से जो विशेषण बना हुआ है उसे पहचानना है 52 में। तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प 52 में क्या है चर्चाएं हैं,
बी है चर्चा, सी है चर्चित और डी है चर्या। तो चर्चा शब्द से जो विशेषण बना हुआ है क्या है 52 का, तो सी विकल्प जो है चर्चित जो है ये चर्चा से ही बना विशेषण है। ठीक है, तो सही विकल्प 52 का 52 का सी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न 53 52 पे 53 पे पहुँचते हैं। 53 प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 53 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, बीच नीचे विकल्प जो दिए हैं 4 उनमें से जो विशेषण नहीं है वो पहचानना है। पहला विकल्प है पथरीला, बी है नमकीन, सी है बर्फीला, डी है नमक। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 53 का विकल्प डी जो है, जो नमक है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, जो नमक है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, 53 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 54 54 की तरफ पहुँचते हैं। प्रश्न 54 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 54 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानना है। ठीक है, ऐतिहासिक, बी है उपासना और सी है आश्वासन, डी है अपेक्षा। तो सही विकल्प 54 का क्या हो जाएगा, ए विकल्प जो है ऐतिहासिक जो है ये विशेषण है। ठीक है, ऐतिहासिक जो है ये शब्द क्या है विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। 55 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 55 प्रश्न कह रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण प्रकार बताइए। इस जो वाक्य दिया सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें जो भी विशेषण प्रयुक्त हुआ है उस विशेषण का नाम बताना है। तो विकल्प क्या है 55 में वो देखते हैं। 55 में पहला विकल्प है सार्वनामिक विशेषण, बी है संख्यावाचक विशेषण और जो सी विकल्प है इसका परिमाण बोधक विशेषण, जो डी विकल्प है गुणवाचक विशेषण। तो इस जो ये वाक्य दिया था सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें विशेषण कौन सा प्रयुक्त हुआ है, विकल्पों में जो सही विकल्प है वो पहचानना है। तो 55 का जो है 55 प्रश्न संख्या का बी विकल्प जो है संख्यावाचक जो विशेषण है ये इसमें प्रयुक्त हुआ है। जो कुछ जो है ये संख्या को डिनोट करता है। ठीक है, अगले प्रश्न 56 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या करिए वो देख लेते हैं। प्रश्न 56 कह रहा है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। ये जो वाक्य दिया हुआ है इलाहाबादी जो अमरूद हैं मीठे होते हैं, यहाँ क्या जो विशेषता क्या है वो बताना है। क्या विशेषता बताई जा रही है उसको बताना है। तो 56 के विकल्प देखते हैं। पहला दशा है, दशा की विशेषता बतला रहा है, या गंध की विकल्प बी, या स्वाद की सी और या डी स्थान की। तो 56 का सही विकल्प क्या हो जाएगा स्थान की। ठीक है, जो इलाहाबाद है या इलाहाबादी अमरूद है ये एक प्रकार से इलाहाबाद जो है स्थान है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी विशेषता है स्थान की जो है विशेषता है। ठीक है, अब इलाहाबादी जो अमरूद हैं मीठे होते हैं, कहाँ के अमरूद इलाहाबादी के। ठीक है, इलाहाबाद या इलाहाबादी के। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 57 प्रश्न संख्या की तरफ। 57 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 57 प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। जो न्यूनतम विशेषण है वो न्यूनतम जो है विशेषण की कौन सी अवस्था है। जो ये न्यूनतम दिया है जो इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज है, तो इसमें कौन सी विशेषण है या कौन सी विशेषण उपयोग हुई या विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो विकल्प पहला है मूलावस्था, बी है प्रथमावस्था या सी उत्तरावस्था, जो डी है उत्तमावस्था। तो 57 का सही विकल्प क्या हो जाएगा उत्तमावस्था जो है ये विशेषण की अवस्था है। किसमें न्यूनतम में। ठीक है, उत्तमावस्था। तो 57 का विकल्प जो डी है 57 का विकल्प डी जो है उत्तमावस्था, न्यूनतम विशेषण जो न्यूनतम है उसमें अवस्था है उत्तमावस्था। विकल्प डी 57 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 प्रश्न क्या कह रहा है इसे देखते हैं। 58 प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। जो उन्नति है ये सब दर्शाता क्या है ये बताना है। या ये विशेष दर्शाता है, या ये प्रतिविशेषण दर्शाता है, या ये विशेषण दर्शाता है, या ये क्रिया विशेषण दर्शाता है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 58 का विकल्प ए जो है विशेष जो है ये विशेष को दर्शाता है। उन्नत जो है ये विशेष को दर्शाता है। 58 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 59 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 क्या कह रही है वो देख लेते हैं। प्रश्न 59 कह रहा है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत जो वाक्य है इसमें विशेषण कौन सा है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण ये बताना है। तो पहला विकल्प क्या है मौसम, बी है फूल और सी है आपका बसंत और जो डी है वो है पीले। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसमें, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसमें 59 का डी जो है पीले जो है ये इसमें विशेषण है। ठीक है, इस जो वाक्य है ये मौसम बसंत के मौसम में जो पीले फूल खिलते हैं, इस प्रस्तुत जो वाक्य था इसमें जो विशेषण है वो पीले है। ठीक, ये विशेषण है। अगले प्रश्न 60 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रही इसे देखते हैं। प्रश्न 60 कह रहा है कि
दुबई कितना सुंदर देश है। दुबई कितना सुंदर देश है। पहला विकल्प है प्रविशेषण और बी है संख्यावाची विशेषण और सी जो है परिमापवाचक विशेषण। जो इसका विकल्प डी है वो क्या है, डी विकल्प है 60 में, वो है विधेय विशेषण। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 60 का सही जो दुबई कितना सुंदर है, सुंदर के नीचे अंडरलाइन था तो रेखांकन जो पद था, इस पद में जो खाली स्थान है वो क्या है, कौन सा विशेषण है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, सुंदर कैसा विशेषण है, वो है विधेय विशेषण। ठीक है, विधेय विशेषण विकल्प 60 का जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 60 के साथ एक प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। फ्यूचर में आने वाले जितने भी सामान्य हिंदी संबंधी एग्जाम होंगे, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, सभी में इन प्रैक्टिस सेटों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और हाँ, चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सके। इसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक सामान्य हिंदी का जो पिछले प्रैक्टिस सेट है वो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के आरओ एआरओ प्लेलिस्ट में जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।